ज्वालामुखी के विषय में अध्ययन हम कर रहे हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी का अंतर्जात बल है। आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ, दो तरह की शक्तियाँ धरातल पर कार्य कर रही है। उनमें ज्वालामुखी और भूकंप को आकस्मिक आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत लिया गया है। शाब्दिक अर्थ से ये लगता है कि ज्वालामुखी से तात्पर्य ये होगा कि वह मुख जिससे होकर आग धरातल से बाहर निकलती है या भूगर्भ से आग बाहर निकलती है, उसे ज्वालामुखी कहा गया होगा। लेकिन भौगोलिक शब्दावली में ज्वालामुखी का जो अर्थ है वो लॉन्ग वेल तथा फ्लिंट नामक भूगोलवेताओं ने इस प्रकार हमें दिया है। ज्वालामुखी एक अथवा अनेक छिद्रों का समूह है जिसके माध्यम से पृथ्वी की गहराइयों से गर्म गैस तथा मैग्मा धरातल पर पहुंचते हैं। यानी ज्वालामुखी वह छिद्र अथवा दरार है जिससे होकर गर्म लावा, तप्त गैसें, मैग्मा जो है धरातल पर प्रकट होता है। उस छिद्र या दरार या उस छिद्रों के समूह को ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी के उद्गार के साथ साथ जो है उसके लावा निर्माण की ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया में अंतर है। ज्वालामुखी धरातल पर स्थित वह छिद्र या दरार या छिद्रों का समूह है जिससे होकर पृथ्वी की सतह पर या धरातल के ऊपर जो है लावा का फैलाव होता है और धरातल पर जो है लावा बाहर निकलता है। उसको ज्वालामुखी का नाम दिया गया है। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत जो है वार्सेस्टर महोदय ने बताया कि ज्वालामुखी क्रिया वह क्रिया है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से या आंतरिक भाग से जो है मैग्मा, आंतरिक भाग में जो मैग्मा निर्माण की प्रक्रिया है से लेकर धरातल की ओर तथा धरातल के ऊपर आने की समस्त या सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। यानी ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में तप्त मैग्मा, गैसों का निर्माण, जलवाष्प का निर्माण से लेकर धरातल की सतह पर प्रकट होने तक की सारी क्रियाएं सम्मिलित है। कई बार मैग्मा का निर्माण हो जाता है लेकिन धरातल की सतह या ऊपर नहीं आ पाता है। वो धरातल के अंदर की जो दरारें हैं, जो संधियां हैं, उन्हीं में प्रसारित हो जाता है। तो अंदर की ओर जो प्रसारित होना है या धरातल की ओर आने का जो प्रयास है वो भी ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित है। यदि तप्त मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसे जो है उस छिद्र को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अन्यथा इस मैग्मा के निर्माण की यदि धरातल के अंदर ही उसका निर्माण हो रहा है और वो ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो पाया तब भी उस क्रिया को हम जो है ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। धरातल पर ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। संसार में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ साल में कई बार ज्वालामुखी
प्रकट होते हैं, ज्वालामुखी क्रिया संपादित होती है। उस ज्वालामुखी क्रिया के कुछ कारणों पर यदि हम चर्चा करें तो मुख्यतः निम्न कारण हमारे सामने निकल के आते हैं, जो विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से उनको बताए हैं। प्रमुख कारण में भूगर्भ में उच्च तापमान, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो अभी भी अत्यधिक गर्म है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का ही अवशिष्ट भाग है और सूर्य के द्वारा ही बनी है। तो पहले से ही पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो अत्यधिक तप्त अवस्था में है, और उस तप्त अवस्था के कारण से भूगर्भ का जो आंतरिक भाग है वो द्रव अवस्था में होगा, ऐसी विद्वानों ने की मान्यता है। साथ ही पृथ्वी के धरातल पर एवं पृथ्वी के गर्भ में, भूगर्भ में रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता के कारण से उनका विघटन होने से तापमान उत्सर्जित होता है, और वो जो उत्सर्जित तापमान है वो पृथ्वी के भूगर्भ में संचित होता रहता है, और उसके संचय की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि भूगर्भ की चट्टानें पिघलकर द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में आ जाती है। और वो जो तरल अवस्था में जो मैग्मा निर्मित होता है वो धरातल के कमज़ोर भूभागों एवं दरारों से धरातल के ऊपर प्रकट होने का प्रयास करता है, और जब उसको मौका मिलता है तो वो धरातल पर ज्वालामुखी के रूप में बाहर प्रकट हो जाता है। ये मुख्यतः कारण थॉर्नबरी ने भी जो है इस प्रकार के अध्ययन किए, और उन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग का जो उच्च तापमान है वो ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रमुख कारण है, ज्वालामुखी क्रियाओं में सहयोग प्रदान करता है। धरातल के भूगर्भ में दो प्रकार की जो गैस शक्तियां हैं वो नोदक का कार्य करती है। प्रथम जलवाष्प, द्वितीय गैस। पृथ्वी के भूगर्भ में जो है हमारे धरातल पर 71% से अधिक जो जल है वो धीरे धीरे भूगर्भ में रिसता रहता है। नदियों, तालाबों, महासागरों का जो जल है वो भूमिगत जल के रूप में आंतरिक दरारों में रिसता रहता है। वो अंदर भूगर्भ में जाकर अत्यधिक तापमान के कारण जलवाष्प का स्वरूप ले लेता है। कुछ जल जो है मैग्मा जल के रूप में भूगर्भ की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के पिघलने से उनसे जो है द्रव अवस्था में जब आती है तो उनसे जल निश्रित होता है, और वो जल जो है जलवाष्प के रूप में भूगर्भ में स्वरूप ले लेता है। जब तापमान की अधिकता के कारण से चट्टानें द्रव अवस्था में आती है तो उन चट्टानों की पिघलने के कारण से जो है नाइट्रोजनी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो है गैसों का निर्माण होता है, और उन गैसों से जो है संचय बढ़ता जाता है। ये गैसें जो है जलवाष्प और गैसें मिलकर धरातल के अंदर जो निर्मित लावा है, भूग मैग्मा है, उस मैग्मा को ऊपर की ओर धकेलने के लिए शक्ति का कार्य करती। जितनी अधिक मात्रा में जलवाष्प और गैसें एकत्रित होती है उतना ही बल से जो है लावा मैग्मा को धरातल की ओर धकेलने का कार्य गैसें और जलवाष्प करती है। तो गैसें और जलवाष्प की जो है नोदक शक्ति के रूप में ज्वालामुखी क्रिया में सहयोग प्रदान करती है। ज्वालामुखी क्रिया के संपादित होने का तीसरा जो प्रमुख कारण है भू असंतुलन या भूपटल के जो अस्थिर क्षेत्र हैं। धरातल पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो दृढ़ खंड हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अस्थिर है, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जो नवीन मूढ़दार पर्वतीय क्षेत्र हैं वो अस्थिर क्षेत्र हैं, या भूसन्निधियाँ जो है वो सारी अस्थिर क्षेत्र हैं। उन अस्थिर क्षेत्रों के नीचे जब भूपटल का दबाव
धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है इन अस्थिर क्षेत्रों में, ऊपर की पपड़ी जो है कमज़ोर हो जाती है, तो पृथ्वी के अंदर का जो लावा है वो तप्त अवस्था में होता है उच्च तापमान के कारण से, उसको जो है गैस और जलवाष्प नोदक शक्ति के रूप में बल देते हैं और वो उन अस्थिर क्षेत्रों को तोड़कर जो है ज्वालामुखी के रूप में बाहर। वार्चेस्टर मोदेन ने कहा है कि ज्वालामुखी उद्गार में ये जो अस्थिर क्षेत्र है, ये अस्थिर क्षेत्र उसके मददगार होते हैं, उसके लिए सहायक कारक के रूप में कार्य करते हैं। हम भी देखते हैं कि हमारे जो दरारी क्षेत्र है, जो भ्रंश के क्षेत्र हैं, जो वलन के क्षेत्र हैं, जहाँ भूकंप अधिक आते हैं, उन क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रियाएं अधिक संपादित होती है। भूगर्भ में मैग्मा का भंडार। कुछ भूगोलवेताओं ने कहा है कि भूगर्भ के अंदर जो है गहराई में जाने पर बेसाल्टिक चट्टानों का जो है एक द्रव अवस्था में भंडार है। 57 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की गहराई में जो है चट्टानें पिघल जाती है और वो जो है द्रव अवस्था में आ जाती है। कहाँ कहीं द्रव अवस्था में दो भंडार है। पहला कहते हैं कि स्थानीय कुंड, कुछ विशेष स्थानों पर जो है मैग्मा के स्थानीय कुंड हैं। दूसरा कहते हैं बैथोलित भंडार। धरातल के अंदर जो है तापमान की अधिकता के कारण से कुछ भूभागों में चट्टानें पिघल जाती है और मैग्मा के जो है स्थानीय कुंड का निर्माण करती है। ये स्थानीय कुंड जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय जो है दाब में जब कमी हो जाती है, ऊपरी दबाव कम हो जाता है, तो इन स्थानीय कुंडों से लावा मैग्मा जो है धरातल की ओर बढ़ता है और धरातल पर प्रकट होता है, ज्वालामुखी क्रिया संपादित होती है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि धरातल के अंदर जो है गहराई में बेथोलित की जो चट्टानें हैं वो मैग्मा के भंडार के रूप में फैली हुई है। ऊपरी दबाव जब कम हो जाता है तो इस बेथोलित के गुम्मद से जो है मैग्मा पिघलता है और वहाँ से जो है लावा धरातल पर प्रकट होता है मैग्मा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार धरातल कई प्लेटों से बनकर बना है। उन प्लेट यानी वह दृढ़ भूखंड, एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इस तरह प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूँ मिला के छोटी मोटी जो है 6 बड़ी प्लेट मॉर्गन ने और 14 छोटी प्लेट बताई है। इन प्लेटों में संचरण होता रहता है। इनके जो अपसारी और अभिसारी किनारे और संरक्षी किनारे, उन किनारों पर भूपटल अस्थिर हो जाता है। ऊपर की जो पपड़ी है वो कमज़ोर, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से पास आती है और सरकती, उसके कारण से जो है दरारें बनती। उन दरारों से मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है और ज्वालामुखी का कारण बनता है। इन उपरोक्त कारणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि संसार में विभिन्न भागों में ज्वालामुखी आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया एवं ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर 3 प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। इनमें गैसीय पदार्थ, ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ, 3 तरह के पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया में निकलते हैं। गैस एवं जलवाष्प भूगर्भ में के जो पदार्थ अत्यधिक तापमान के कारण से जब तरल अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो उन पदार्थों के पिघलने के कारण से अनेक प्रकार की गैसें, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जो गैसें हैं वो धरातल पर बाहर की ओर निकलती हैं।
ये गैसें जब बाहर निकलती है तो ज्वालामुखी के मुख और उसकी नली के जो टुकड़े हैं, नली है, उसको तोड़ देती है और उसके टुकड़े टुकड़े करती हैं। गैसों के साथ में वो खंड और टुकड़े बहुत अधिक ऊंचाई तक आसमान में उछल जाते हैं। ये मटर के दाने से लेकर बहुत बड़े खंड तक जो है ये धरातल के ऊपर आसमान में बहुत अधिक ऊंचाई तक उछाल दिए जाते हैं। ठोस पदार्थ, शेलखंड, ठोस लावा और लावा के वे ठोस पदार्थ जो लावा के बाहर निकलने पर हवा में उछलते समय शीतल और ठोस बन जाते हैं। ये सब पदार्थ खंडित पदार्थ होते हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर प्रकट होते हैं। ज्वालामुखी के भूगर्भ से तो तरल लावा ही आता है अंदर से, लेकिन जब वो लावा धरातल पर बाहर की ओर आता है तो उस समय से कुछ भाग जो है ठंडा हो जाता है। ज्वालामुखी की जो नली है उसका विखंडन होता है और ज्वालामुखी का जो मुख या क्रेटर पहले से यदि उस ज्वालामुखी अवस्थित है तो उसका क्रेटर टूटकर हवा में जो है उछल जाता है। वो ठोस पदार्थ के रूप में जो है बाहर निकलता है। द्रव पदार्थ या जिसको तरल पदार्थ हम कह रहे हैं, ये भूगर्भ में बनने वाला मैग्मा है जो अत्यधिक तापमान के कारण से धरातल के अंदर जो है तापमान के कारण से चट्टानें पिघल जाती है और ये जो बादामी रंग का मैग्मा धीरे धीरे ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल की ओर बढ़ता है और गैसों के बाहर निकलने के बाद में तरल पदार्थ जो है धीरे धीरे धरातल पर फैलने लगता है। जब ये तरल पदार्थ धरातल पर आ जाता है तो भूगर्भ में इसको तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है और जब ये पदार्थ जो है धरातल पर फैल जाता है तो इस तरल पदार्थ को जो है हम लावा का नाम देते हैं। लावा दो तरह का होता है, एक आम्लिक लावा, दूसरा पैटिक लावा, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है उस लावा को जो है पैटिक लावा कहा जाता है और जिसमें सिलिका की प्रधानता होती है उसे अम्लीय लावा के नाम से हम पुकारते हैं।